उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। 24 बरस हो गए और 25 साल में अब हम एंट्री कर जाएंगे, लेकिन क्या कुछ बदला है उत्तराखंड में। और हमारे साथ एक तेज तरार आईएएस अफसर है आर मीनाक्षी सुंदरम जी। मैंने इन्हें डीएम के पद पर काफी बार देखा, देहरादून, हरिद्वार, और अब ऊर्जा और नियोजन सचिव है। यानी सारी जो योजनाओं की प्लानिंग है इनके कंधों पर है। बिजली आपके घर में पहुंचती है, इनके कंधों पर है। कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो ये जिम्मेदार होंगे। मैं सही कह रहा हूं सर? चलिए, 24 साल सर उत्तराखंड को हो गए और हम विकास तरक्की की बात कर रहे हैं। क्या बदला? क्योंकि मैं 2013-14 के थोड़ा पीछे जाऊं तो मेरी कर्म भूमि मानता हूं मैं उत्तराखंड को पत्रकारिता के लिहाज से। तो आपको डीएम के पद पर मैं जब देखता रहा, कितना बदला आपने देखा? 24 साल में बदला या अभी बहुत गुंजाइश है इस युवा राज्य में? देखिए, उत्तराखंड का भी 24 साल हो गया, मेरी नौकरी का भी 24 साल हो गया है। उत्तराखंड जब बना था तो प्रदेश में ज्वाइन करने वाला पहला आईएएस अधिकारी था मैं। तो इस उत्तराखंड को एक नवगठित राज्य के रूप में मैंने पहला देखा था। उस दिन से लेकर के आज तक मैं बहुत बदलाव देख रहा हूँ और कई मामलों में हम लोग अपने पेरेंट स्टेट जो उत्तर प्रदेश है उससे परफॉर्मेंस में कभी आगे हैं। और लेटेस्ट एग्जाम्पल जो है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इंडेक्स नीति आयोग ने जारी किया था, उसमें हम लोग पूरे देश में नंबर 1 पर आए हैं। तो उत्तराखंड ने अपने प्रगति के लिए अपने लिए जो गोल सेट किया है वो सबसे ऊंचा सेट किया है और उसका नतीजा भी प्रदेश को मिल रहा है। सर, 30 पॉलिसीज में बदलाव भी किया गया है और हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी दर जो है प्रदेश में कम हुई है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया और आगे भविष्य में आप किस तरीके से इसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टारगेट रखा था कि हम लोगों को 5 साल में अपने जीएसडीपी को 2 गुना करना है। आपको मालूम होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए सभी राज्यों को बताया था कि सब राज्य अपना अपना एक टारगेट सेट करेंगे। उसके तहत उत्तराखंड ने भी ये टारगेट सेट किया था कि 5 साल में हम अपने जीएसडीपी को 2 गुना करेंगे। उसके लिए हम लोगों को बहुत ही प्रो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ की आवश्यकता पड़ी और एक सशक्त उत्तराखंड नाम का अभियान चला। उसके तहत हमारे प्रत्येक पॉलिसीज़ को हम लोग प्रो इन्वेस्टमेंट बनाया है और कुछ पॉलिसीज़ नए भी बनाए गए थे और अधिकांश पॉलिसीज़ जो पुराने थे उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया गया था। सर, क्योंकि आपने खुद कहा कि बहुत कुछ बदलाव हुआ है इन 24 बरसों के अंदर उत्तराखंड, लेकिन आपको लगता है कि ये उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश बन पाया? आप मानते हैं कि ऊर्जा प्रदेश आत्मनिर्भर है? ऊर्जा में हम लोग अभी सेल्फ सस्टेनिंग लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, ये बात सही है। क्योंकि ऊर्जा की जो हमारी स्टोरी है ये हिट्स एंड मिसेस की स्टोरी है और इसमें मिसेस ज़्यादा है, हिट्स कम है। उसका ये कारण है कि हम लोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि हाइड्रो पावर हमारे एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक्स हमें मिला था। और कभी जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट की तरफ से, कभी जुडिशरी की तरफ से, कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी। तो फाइनली हम लोगों ने उसका एक अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी बनाया है। उसके तहत हम लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बजाय स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काफ़ी फोकस कर रहे हैं और उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारा सोलर है उसमें फोकस कर रहे हैं और कुछ हम लोग थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स भी लाने के बारे में सोच रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारा जो स्ट्रैटेजी है एक मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी है और इसके तहत हम अगले 7-8 साल में कंफर्टेबली सेल्फ सफिशिएंसी वाले पोजीशन में आ जाएंगे और उसके बाद हमारा टारगेट होगा कि हम एनर्जी सरप्लस स्टेट बन जाएं और हम दूसरे प्रदेशों को एनर्जी देने वाले स्टेट बन जाएं। नहीं, आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो अधूरे हैं, लटके पड़े हैं, और आपने हवाला भी दिया किन किन वजहों से लग रहे हैं। क्योंकि इस प्रदेश को मेरी जानकारी के मुताबिक 2800 मेगावाट की ज़रूरत है। अगर वो रहे तो पूर्ति ठीक है, लेकिन वो कम रहती है और हमें दूसरे राज्यों से खरीदना पड़ता है, अगर मेरी जानकारी दुरुस्त हो तो सर। लेकिन अब ऐसी स्थिति में फिर क्या सौर ऊर्जा पर फोकस है? उस स्थिति को अभी अगर ये जो कमी बेशी हो रही है उसको पूरा करने के लिए उस पर फोकस है जब तक ये चीजें अधर में लटकी हुई हैं? देखिए, ऊर्जा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। आपको हमेशा मिक्स ऑफ ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऊर्जा में 2 टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस लोड और पीक लोड। बेस लोड का मतलब है आपको 24/7 एक मिनिमम लोड चाहिए होता है, वो आपका बेस मिनिमम है।
और उसके अलावा आपका पीक लोड का मतलब है जो इवनिंग में आपका पीक डिमांड होती है, उस समय आपकी डे टाइम की डिमांड से काफ़ी ऊपर है। तो आपके पास थर्मल एनर्जी भी होना चाहिए बेस लोड को मीट करने के लिए, और डे टाइम में आप रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू मीट कर सकते हैं, लेकिन इवनिंग में पीक लोड मीट करने के लिए आपको कुछ और चीज़ें करनी पड़ेगी। इवनिंग में आपको सोलर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोग थर्मल पावर पर भी फोकस कर रहे हैं। अभी हमने यूजेवीएनएल और टीएचडीसी के एक संयुक्त उपक्रम बनाया है, उसके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ कोल के जो कोल लिंकेज पॉलिसी है उसके तहत कोल ब्लॉक का एलोकेशन भी करवाया है, और बहुत जल्दी हम लोग अपना थर्मल पावर प्लांट भी लगाने वाले हैं। वो नेचुरली इस जगह पे नहीं होगी, तो हमारे इस प्रदेश में ना हो करके जहाँ पर हमारे कोल माइंस एलोकेट होते हैं उस प्रदेश में कराया जाएगा। और रिन्यूएबल एनर्जी जो डे टाइम में है उस पर बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं, लेकिन उसको इवनिंग टाइम पर पीक डिमांड मीट आउट करने के लिए हमें स्टोरेज प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। और स्टोरेज प्रोजेक्ट्स दो तरीके के होते हैं, एक तो बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं जो आजकल बहुत महंगा है, और दूसरा ऑप्शन है पंप स्टोरेज प्लांट। इसलिए हमने स्पेसिफिकली पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी बनाया है, और उसके तहत हम लोग प्रमोट कर रहे हैं पंप स्टोरेज प्लांट्स को, जो कि दिन के जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको इवनिंग पीक जो लोड है उसको मीट आउट करने के लिए कन्वर्ट करेगा। क्योंकि हम बिजली पे भी लगातार बात कर रहे हैं और अभी आजकल जो खबरें हैं वो बिजली की बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। आपको उत्तर प्रदेश की घटना पता ही है, संभल में जो कुछ भी हो रहा है वो दिख ही रहा है सबको कि लोगों के घरों में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, अप्लायंसेस हैं, लेकिन बिजली का बिल बहुत जीरो आ रहा है, कम आ रहा है। तो हम उत्तराखंड में भी देखते हैं कि बहुत जगह पर सप्लाई नहीं हो पा रही है, बहुत जगह हम देख रहे हैं कि पहाड़ों पर कई जगह समस्या भी बनी हुई है। लेकिन जब बिजली का बिल कम आता है तो लोग ऐसे चोरी शुरू कर देते हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ प्लानिंग्स हैं ऐसी? देखिए, हमारे यहाँ जो AT&C लॉसेस बोलते हैं, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, जो एक यूफेमिज्म है बिजली चोरी को लेकर के, एक सॉफ्टवेयर टर्म यूज़ किया जाता है। तो ये केवल 2-3 जिलों में समस्या है। अगर पर्वतीय जिलों की बात करें तो लगभग ये नहीं के बराबर है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है। उसको टैकल करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। अभी हम RDSS जो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई सिस्टम्स प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके तहत हम स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं, और साथ में हम लाइन लॉस को रिड्यूस करने के लिए कुछ टेक्निकल सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो जिसका नतीजा 2-3 साल में हमें मालूम पड़ जाएगा। AT&C लॉसेस डेफिनेटली नीचे जाएगा। इनफैक्ट RDSS में फंडिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको लिंक किया है हमारी डिस्कॉम की परफॉर्मेंस पर, और उस परफॉर्मेंस पर AT&C लॉसेस कम करना भी एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। सर, अब क्योंकि 24 बरस हो गए जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन जब 25 साल होंगे तो कौन कौन सी वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप खुद फोकस कर रहे हैं, जिनको आप 2025 में धरातल पर उतार देंगे, और उससे उन योजनाओं से धरातल पर आने के बाद ये फायदा लोगों को मिल जाएगा? देखिए, मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं कुछ तो ऑलरेडी चल रहे हैं, उसको तेजी से कंप्लीट करने के ऊपर जो है हमारी पूरा फोकस रहेगा। और उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं हमने हाल ही में शुरू किया था, और हो सकता है कि वो 2025 में समाप्त ना हो और आगे चल के 27-28 में समाप्त होगा। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होंगे जो 2025 में शुरुआत की जाएंगे। इस तरीके से 3 कैटेगरी में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। जो 2025 में शुरुआत करने जा रहे हैं उसकी मैं बात करूं तो हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर प्रोजेक्ट और शारदा कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं जो उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड फोकस कर रहा है। इसको हम 2025 में हम लॉन्च करेंगे। पंप स्टोरेज को कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है, इस पर काम कैसे आगे बढ़ रहा है? पंप स्टोरेज प्लांट में एक जो प्रदेश का पहला पंप स्टोरेज प्लांट है, ये THDC ने बनाया है। वो अभी कमिश्निंग के स्टेज में है। उसकी ट्रायल रन हो चुका है, और कमिश्निंग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी आने वाले हैं, बहुत जल्दी होगा। और इसके अलावा उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने 4 पंप स्टोरेज प्लांट का प्रपोजल्स जो हैं अभी गवर्नमेंट में सबमिट किया है। हम स्वयं करना चाहते हैं करके उसको गवर्नमेंट में एग्जामिन कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसकी भी मंजूरी मिल जाएगी। और उसके बाद हमने जो प्राइवेट सेक्टर के लिए पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी बनाया, उसके तहत JSW ग्रुप ने हमें अल्मोड़ा में पंप स्टोरेज प्लांट बनाने के लिए प्रपोजल सबमिट किया है। वो भी सैद्धांतिक स्वीकृति उसकी मिल गई है, और उम्मीद है कि वो भी जल्दी शुरू हो जाएगी। सर, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति आप जानते हैं, पहाड़ी इलाका ज़्यादा है,
और ऐसे में जो बहुत सारी योजना है उसको उतारने की जिम्मेदारी धरातल पर आपके कंधों पर है। कौन कौन सी चुनौतियां आप लोगों के सामने आती हैं जिसको आप फेस करते हैं और उन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं आप? कई बार आपदा आ जाती है, कई बार आपदा आने के बाद फिर वो प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं लंबे वक्त तक, खासकर बारिश के मौसम में। अब देखिए सर्दी का मौसम शुरू हो गया तो पहाड़ों पर ऊंचे इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो गई, तो फिर प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। हमारा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही उसके क्लियरेंसेस एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है, क्योंकि प्रदेश का अधिकांश भूभाग जो है वे वन आच्छादित है और इसमें जो फॉरेस्ट का जो कवरेज है ये 77% है प्रदेश में। तो बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। इवन मीडियम स्केल के प्रोजेक्ट में भी बहुत सारे फॉरेस्ट क्लियरेंस करना पड़ता है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस उसके बाद सेकंड है, कभी कभी वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस की भी इशू आते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण है। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन की जो सीज़न मिलता है ये भी कम है। मानसून सीजन में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, पीक विंटर में कई बार रुकावट आती है, तो बहुत छोटे विंडो मिलता है कंस्ट्रक्शन के लिए। ये हमारी चुनौती है। उसके बावजूद भी बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं, अभी हाल ही में 4 धाम तक आपका 4 लेन करने का जो प्रोजेक्ट है 4 धाम रोड, वो बड़े तेज़ी से कंप्लीट हुआ है। और साथ में आपका जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है वो भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मीनाक्षी जी, क्योंकि उत्तराखंड के 24 साल के सफर पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस छोटे से प्रदेश ने बहुत सारे मुख्यमंत्री भी बदले हैं, तो ऐसे में जब वर्क जो होता है उसका असर अधिकारियों पर भी पड़ता है कि अगर एक कांस्टेंट सरकार, स्थिर सरकार रहे तो फिर काम करने में आसानी होती है। और अभी हम देख रहे हैं कि 2 टेन्योर सरकार का पूरा हो गया है, डबल इंजन की सरकार है और तीसरा टेन्योर भी कोशिश यही है कि पूरा किया जाए, तो ये अधिकारियों के लिए भी ईजी हो जाता है ऐसे क्लाइमेट में काम करना। मतलब देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, मेरे कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। हम जो भी चुनी हुई सरकार आते हैं, जो भी चुनी हुई मुख्यमंत्री आते हैं, उनके साथ प्रदेश के लिए पूरी तन मन से पूरे ब्यूरोक्रेसी काम करेंगे। चलिए सर, मैं थोड़े निजी लैब से, क्योंकि आप एक आईएएस अफसर है, बहुत सारे युवा बैठे हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि देखिए बहुत सारे युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम भी अफसर बने, तो ये आप ज़रूर सुनिएगा। सर, आप तो साउथ से आते हैं, पहाड़ में मन लग गया? साउथ अब मेरी पुरानी हिस्ट्री हो गई है। अभी मैं बेसिकली तमिलनाडु से हूँ और मैं 2001 बैच का हूँ। 2001 में मैं यहाँ आ गया हूँ, तो यहाँ भी मेरी 24 साल की सर्विस हो गई है जी। लेकिन सर, आईएएस अफसर एक बहुत बड़े चैलेंजिंग होते हैं। जो युवा हैं आपकी कहानी से प्रेरणा लेंगे, ये सफ़र कैसे चला और क्या सपना यही था कि मुझे आईएएस अफसर बनना है, या कुछ और लाइन थी, या घर वालों ने कहा यही तैयारी करनी है? प्रेशर भी होता है। देखिए, आईएएस बनने के बारे में तो मैं बहुत बाद में सोचा था। बेसिकली मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ और वेटरनरी कॉलेज में मैंने BVSc मद्रास वेटरनरी कॉलेज से किया था। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था एनिमल जेनेटिक्स में। तो BVSc के 4th ईयर फाइनल ईयर करते समय हमें लगा था कि हमें कुछ और करना चाहिए, तो उस समय से मेरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। बहुत लंबा और एक संघर्षमय रहा है और मैं अपने तीसरे अटेम्प्ट में कामयाब हो पाया। और उसके बाद जब कैडर एलोकेशन की बात आई थी कि उत्तराखंड का कैडर मिला था, हम ठीक है, वो बहुत हमारे प्रदेश से काफ़ी दूर है, लेकिन बहुत उत्साह के साथ मैंने सर्विस ज्वाइन किया था और भगवान की कृपा से आज तक वो उत्साह बरकरार है। जो युवा हैं सर, जो बहुत सारे युवा हैं वो आईएएस की तैयारी करना चाहें, उनको क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से आप पढ़ाई करें, और अगर आपको आईएएस से अफसर बनना है या कुछ बड़ा अफसर बनना है तो आपको इस तरीके से और इस दिशा में काम करना होगा, क्योंकि आपने 3rd अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया? देखिए, मैं सबको, मेरे से जो भी सलाह लेने के लिए आते हैं, सबको एक ही बात बोलता हूँ कि इस एग्ज़ाम में अनसर्टेनिटी बहुत है और हमने बहुत अच्छे, इंटेलिजेंट और बहुत हार्ड वर्किंग लोगों को भी देखा है कि अल्टीमेटली वो क्लियर नहीं कर पाए। इसलिए आप एक अपना अच्छा सेकंड बेस्ट कैरियर के लिए भी बेस अपना बहुत मजबूत बना लीजिए, या आप एक जॉब में ज्वाइन कर लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आपको जो है आपके पास ये रहेगा कि मैं अगर सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ तो भी मेरे पास कुछ ना कुछ अवेलेबल है, और उसके बाद आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ जाती है।
मीनाक्षी जी, हम देख रहे हैं कि आज के दौर में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, परिवार का प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता है। अगर कोई तैयारी भी कर रहा है तो कहते हैं कि इतना तुम्हें टाइम दिया है, अगर इतने में निकाल लिया पेपर तो ठीक है, वरना कुछ और देख लेना भाई, नौकरी तो तुम्हें करनी है। लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि इस यहाँ मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, पेशेंस रखने की जरूरत है। और दूसरा, हमारे टाइम में 4 अटेम्प्ट्स हुआ करता था। अब मेरे ख्याल में 6 अटेम्प्ट्स हो गए हैं जनरल कैटेगरी के लिए भी, और बाकी कैटेगरी के लिए तो और भी ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं मानता हूँ मैं। लोगों को जो है 3-4 साल ट्राई करना चाहिए, और हो गया तो ठीक है, नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ और करना चाहिए। हमारी युवाओं की एनर्जी जो है वेस्ट नहीं जाना चाहिए केवल एक एग्ज़ाम की तैयारी में। करने के लिए बहुत कुछ है, केवल सिविल सर्विसेज ही एक चीज़ नहीं होती है। उसके अलावा भी आप इस कंट्री को बहुत तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं सबको जो जितने भी लोग प्रिपेयर करते हैं उनको बोलता हूँ कि यार, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आप सेलेक्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। सेलेक्ट नहीं होता है तो भी आपकी क्षमता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। आप कई अन्य प्रकार से देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए सर, आखिरी पड़ाव पर है, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा। हमारे मंच से, जी मीडिया के मंच से आप उत्तराखंड के लोगों को क्या मैसेज देंगे कि कौन कौन सी योजनाएं की धरातल पर आप देखेंगे, क्या बदलाव आप देखेंगे, और क्या बताएंगे कि भैया आपके इलाके में अब बिजली नहीं कटेगी, अब बिजली की जो समस्या है जिन जिन इलाकों में, वो दुरुस्त हो जाएगी 2025 में? देखिए, बिजली कटने की जो इश्यू है उससे तो काफ़ी हद तक हम लोग निजात पा चुके हैं, क्योंकि हाँ, ये सही है कि हम जनरेशन उतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उसको लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट के माध्यम से और साथ में एक्सचेंज से रियल टाइम परचेस के माध्यम से जो जितना हमारा डिमांड है उतना हम प्रोक्यूर कर लेते हैं। लास्ट ईयर में हम लोगों को एक दूसरी समस्या आई थी। हमारे पास बिजली तो अवेलेबल था, लेकिन हमारे पास एक एक्सटेंडेड समर थी, उसकी वजह से डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी, और डिमांड को हम लोग पूर्ति कर रहे थे। सप्लाई हमारी पास बिजली अवेलेबल थी सप्लाई देने के लिए, लेकिन हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी समय से अपग्रेड नहीं हुआ था, तो उस लोड को ले नहीं पा रहा था। उससे ट्रिपिंग वाली समस्या आ रही थी। उसको देखते हुए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम्स हैं उसकी अपग्रेडेशन के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है। उस पर काम हमने शुरू कर दिया है, तो हम आगे से ये वाला प्रॉब्लम भी होने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने योजनाओं के बारे में तो बताया ही, साथ ही साथ अपने निजी जीवन के बारे में बताया कि कैसे युवा आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।